नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर हम जुड़ चुके हैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। सामान्य विज्ञान का बेहतरीन टॉपिक है और प्रश्न भी पूछे जाते हैं वहाँ से ध्वनि साउंड के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है और यदि आप पहले से देख रहे हैं, सब्सक्राइब है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि सब्सक्राइब नहीं है, आप सब्सक्राइबर बन जाएं और आप सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा और आपको कुछ बेनिफिट ही मिलने वाला है उससे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी बात। साउंड, ध्वनि। देखिए, ध्वनि यहाँ से कोई भी श्रोता आवाज सुन रहा है, या फिर ये कहें कि यहाँ से आवाज निकल रही है और कोई श्रोता दूर सुन रहा है, तो एक ध्वनि निकल करके जा रही है। और ध्वनि जब जाती है तो ध्वनि एक तरंग के माध्यम से गति करती है, यानी ध्वनि क्या है? तरंग है। और प्रश्न पूछा जाता है कैसी तरंग है, तो आप बताएंगे अनुदैर्घ्य तरंग है। अब आपसे पूछा जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है, तो देखना, यहां से ध्वनि चलकर यहां गई, यहां से ध्वनि का स्रोत था, यहां श्रोता था, यहां से ध्वनि चली और दूसरे नंबर बिंदु तक पहुंची है। ध्वनि की तरंग जब चलती है तो उसके कणों का कंपन होता है, और कणों का कंपन ध्वनि के गति की दिशा में ही होता है। कणों का कंपन भी ध्वनि की गति की दिशा में ही होता है, तो वो तरंग कहलाएंगी अनुदैर्घ्य तरंग। तो ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। देखो, कंपन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई ध्वनि निकली किसी पानी में, मान लो पानी में भी अनुदैर्घ्य तरंगें निकलती हैं। पानी में यहाँ पर एक पत्थर डालते हो, पत्थर डालने पर इस तरह से लहरें बनती हैं, चारों तरफ ऐसे चलती है ना, यानी इसका प्रवाह जिस दिशा में है उधर ही तरंगों की गति हुई है, कंपन हुए हैं। तो ये ध्यान रखना कि ध्वनि की जो तरंग चलेगी उसी दिशा में यदि कंपन होता है तो वो है अनुदैर्घ्य तरंग। और दूसरी तरंग होती है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ क्या होती है? अनुप्रस्थ के बारे में आप पहले जो वीडियो हमारा था प्रकाश, उसमें आपने खूब अच्छे से जाना होगा। अनुप्रस्थ तरंगे वो हैं जो जिस दिशा में चलती हैं उनके कणों का जो कंपन है उसके लंबवत होता है, यानी ऐसे होगा, ऊपर नीचे लंबवत 90 डिग्री एकदम। तो कणों का कंपन यानी चल ऐसे रही है और कंपन कैसे हो रहा है? ऊपर नीचे, तो लंबवत होगा कंपन। और जब लंबवत कंपन होता है तो वो तरंगे होंगी अनुप्रस्थ तरंगे। यहां पर साउंड की यदि आप बात करोगे तो जो साउंड है, ध्वनि है, वो एक तरह की यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग का मतलब है कि ये ऐसी तरंग है जिसे चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। कोई ना कोई माध्यम अवश्य चाहिए इसको, और ध्वनि को कोई माध्यम चाहिए। और माध्यम कौन से हो सकते हैं? ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। माध्यम कौन से हो सकते हैं चलने के लिए? ठोस जैसे लकड़ी है, पत्थर है, लोहा है, धातु है कोई। द्रव जैसे पानी है, तेल है, या फिर दूध है, जो भी द्रव पदार्थ हैं उनमें। और गैस है जैसे हवा है या कोई भी गैस है, तो उनमें चल सकती है ध्वनि। लेकिन यदि कोई माध्यम ही नहीं है, निर्वात है, तो निर्वात में ध्वनि कभी भी नहीं चल सकती है। और इसीलिए जहां पर वायुमंडल नहीं होता है वहां हम बातचीत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ध्वनि का संचरण ही नहीं हो सकता है। वायुमंडल नहीं होगा वहां पर कोई भी दो व्यक्ति बातचीत नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि वहां ध्वनि का संचरण नहीं होता है। प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है ऐसा कि बताइए कहीं वायुमंडल नहीं है और दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनको उनकी बातचीत हो ही नहीं पा रही है, सुनाई नहीं दे रहा उनको कुछ, तो इसका कारण बताइए। तो कारण एक ही है कि ध्वनि जो है वो माध्यम ना होने के कारण संचरण नहीं कर पा रही है, तो निर्वात में नहीं करेगी। ठोस में सर्वाधिक गति, द्रव में उससे कम गति, गैसों में सबसे कम गति, और फिर निर्वात में तो बिल्कुल भी गति नहीं कर सकती है ध्वनि। देखो, ठोसों की यदि बात करोगे ना, तो ठोस की यदि बात करोगे तो ठोस में एल्यूमिनियम, ठोस में एल्यूमिनियम जो है उसमें सर्वाधिक तेज गति से चलती है ये ध्वनि। लगभग 6420 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलेगी। यहाँ पर एल्यूमिनियम में सबसे तेज गति से चलती है ध्वनि।
6420 मीटर प्रति सेकंड की गति से। द्रव में यदि आप पानी की बात करोगे तो पानी में 1498 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ध्वनि चल सकती है। 1498 मीटर प्रति सेकंड की गति से ध्वनि चल सकती है द्रव यानी पानी में, पानी की बात कर रहे हैं। और यदि गैस की बात करोगे तो आपके पास हवा है, क्योंकि हवा में सामान्य तौर पर बातचीत हम करते ही हैं हवा से, हवा के द्वारा ही संचरण होता है अधिकांशतः हमारी बातों का। तो हवा की बात करोगे तो हवा में इसका संचरण होता है 332 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये हमें जानकारी होनी ही चाहिए इसकी। यदि इसकी जानकारी नहीं है तो फिर बहुत सारे प्रश्न हमारे हल नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में इसकी जानकारी होना अत्यंत बेहद आवश्यक है। ओके, तो 332 मीटर प्रति सेकंड से चल सकती है। हालांकि देखना, राजस्थान बोर्ड की जो है ना, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो किताबें आती हैं उन किताबों में ये 346 मीटर प्रति सेकंड लिखी हुई है, लेकिन पहले एनसीईआरटी वगैरह की जो बुक है उसमें 332 भी है। तो 332 सामान्यतः पूछा गया, एसएससी में सवाल आंसर भी सही किया गया 332 का। तो 332 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गैस में चल सकती है। तो ये है यांत्रिक तरंग ध्वनि। तो अयांत्रिक कौन है फिर? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अयांत्रिक तरंग कौन सी हैं, तो अयांत्रिक तरंग होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो अयांत्रिक होती हैं और इन्हें कोई माध्यम नहीं चाहिए। इनके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है कि साहब माध्यम, कोई माध्यम होगा तब चलेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। माध्यम जरूरी नहीं है इनके लिए, ये निर्वात में चल सकती हैं। और प्रकाश आप जानते हैं, प्रकाश अयांत्रिक तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, माध्यम नहीं चाहिए, निर्वात में सबसे तेज चल सकता है। प्रकाश की गति निर्वात में सर्वाधिक तेज होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल सकता है प्रकाश। जबकि बाकी में यदि चलेगा तो फिर गैसों में इससे कम, द्रव में उससे कम, ठोसों में और भी कम गति हो जाती है प्रकाश की। और ठोसों में अपारदर्शी ठोस है तो फिर चलेगा ही नहीं, उसमें तो पारगमन ही नहीं कर पाएगा। लेकिन पारदर्शी जैसे कांच है, पारदर्शी है लेकिन ठोस है, उसमें चल सकता है प्रकाश, लेकिन गति बहुत कम होगी। और प्रकाश कांच में, तारपीन के तेल में, या फिर नाइलॉन में, या फिर अन्य पदार्थों में कैसे चलता है, कितनी गति होगी, ये हम प्रकाश वाले टॉपिक में बता भी चुके हैं आपको पहले ही। तो ये है ध्वनि की तरंग की बात, कैसे गमन करती है, किस में गमन कर सकती है ये। तो चलो अब हम बात करेंगे इसके आगे की। और इसके आगे देखो, अब हम जो बात करने वाले हैं वो करेंगे ध्वनि की चाल पर भौतिक कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है। ध्वनि चल रही है और कुछ भौतिक कारक उसे प्रभावित करते हैं। जैसे देखिए, ध्वनि की चाल पर प्रभाव, किसी भौतिक कारक का क्या प्रभाव पड़ता है ये जानते हैं हम। पहला देखिए ताप। ताप को यदि बढ़ाया जाए, ताप को यदि बढ़ा दिया जाए तो देखना ध्वनि की जो चाल है वो भी बढ़ेगी। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, कितनी बढ़ती है ये भी देख लो। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा दो, चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगी। जितनी चाल से चल रहा था उस चाल में 0.61 की वृद्धि, मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि या इजाफा हो जाएगा उसमें। तो ताप बढ़ने पर चाल बढ़ती है। दूसरा देखिए आर्द्रता। आर्द्रता यानी एक तरह से मॉइस्चराइज, जो ह्यूमिडिटी होती है, कई बार मौसम गीला हो जाता है, बरसात के समय आर्द्रता वायुमंडल में हो जाती है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, यदि आर्द्रता बढ़ जाए, मौसम में आर्द्रता बढ़ गई है, तो ध्यान देना जो ध्वनि की चाल है, ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी, ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। तो क्यों बढ़ी है? अभी हमने बात की थी कि गैसों की बजाय द्रव में तेज चलती है ध्वनि। अब द्रव कहां से आ गया यहाँ पर? फिर द्रव असल में जब आर्द्रता बढ़ी है तो आर्द्रता में पानी आ गया है, पानी की मात्रा बढ़ी है, और पानी की जब मात्रा बढ़ी है तो ये द्रव है और द्रव में चाल बढ़ती है, तो इसलिए आर्द्रता बढ़ने पर चाल बढ़ जाएगी। ओके,
अब देखो नेक्स्ट देखो, दाब, ये इंपॉर्टेंट है। दाब बढ़े चाहे घटे, दाब बढ़े या चाहे घटे, ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब को बढ़ाओ चाहे घटा दो, ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं प्रत्यास्थता की। प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता यदि किसी पदार्थ की ज्यादा है, प्रत्यास्थता यदि ज्यादा है तो ध्यान देना उस वस्तु में, उस पदार्थ में चाल भी ध्वनि की ज्यादा ही होगी, तेज होगी। अब आपको ये जानना है कि प्रत्यास्थता क्या है। आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये प्रत्यास्थता होती क्या है। ठीक है, ये तो ठीक समझ में आ गई, ताप, आर्द्रता, दाब तो समझ में आ गया, लेकिन प्रत्यास्थता है क्या, ये भी तो समझना जरूरी है हमें। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम, प्रत्यास्थता असल में है क्या। ओके, प्रत्यास्थता की देखो कहानी क्या है। प्रत्यास्थता, अभी आप रबड़ की गेंद हाथ में लेते हैं और रबड़ की गेंद को हाथ से दबाने का प्रयास करते हैं, तो दबाने पर वो पिचकती है, और यहां से रबड़ की गेंद को आपने पिचकाया और वो इस तरह से हो गई थोड़ी सी, मान लो दबा दिया आपने, और दबा करके आपने इसको वापस छोड़ दिया, तो ये पुनः अपनी मूल अवस्था में लौट गई। यानी ये पहली स्थिति थी, ये दूसरी स्थिति हुई, और ये वापस से तीसरी स्थिति ऐसी ही हो गई, पहली जैसी सेम आ गई। यानी किसी वस्तु में बल लगाने पर उसके आकार आयतन में वृद्धि या परिवर्तन हो जाए और बल हटाने पर वस्तु पुनः अपनी आकार आकृति में आ जाए, तो वो उस वस्तु का गुण प्रत्यास्थता कहलाता है। रबड़ को खींचते हैं, एक सीमा ऐसी होती है जहां तक खींचोगे तो रबड़ अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा, वो प्रत्यास्थता सीमा है। उसकी सीमा भी होती है, इसकी प्रत्यास्थता सीमा है। देखो यहां से आपने रबड़ खींचा, ये रबड़ है, रबड़ को खींचा यहां तक खींचने पर रबड़ छोड़ोगे पुनः उस स्थिति में आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आपको आपने रबड़ को क्या किया कि रबड़ को बहुत ज्यादा खींच दिया, यहां से भी ज्यादा खींच दिया, और यहां से ज्यादा, इतना ज्यादा खींच दिया रबड़ को आपने, तो अब ये रबड़ जो है अपनी मूल अवस्था में नहीं आएगा, और असल में ये रबड़ इतना हो गया, अब छोड़ते ही बढ़ गया, कुछ अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाया। तो यहां तक तो ये प्रत्यास्थता सीमा थी, लेकिन इससे ज्यादा इस रबड़ की प्रत्यास्थता सीमा का उल्लंघन हो गया है, प्रत्यास्थता सीमा को लांघ दिया गया है। और ऐसी स्थिति में जैसे पाकिस्तान एलओसी, चीन एलएसी को लांघता है ना, गड़बड़ हो जाती है ना, वैसे गड़बड़ हो गई इसके साथ, बेचारे के साथ। यहाँ जैसे गड़बड़ होगी अपनी मूल अवस्था में नहीं लौटेगा, तो ये प्रत्यास्थता सीमा से बाहर चला गया है। प्रत्यास्थता सीमा में ही होनी चाहिए कोई चीज, तो ये है प्रत्यास्थता का गुण। और प्रत्यास्थता जिसमें ज्यादा होगी उसमें ध्वनि भी तेज चलेगी। अब प्रत्यास्थता किसमें ज्यादा होती है, कई बार प्रश्न आता है, देखो क्वार्टज, स्टील और रबड़, इनको घटते हुए क्रम में जमाइए, प्रत्यास्थता के घटते क्रम में जमाइए, तो आप रबड़ को बहुत ज्यादा प्रत्यास्थ मानते हैं कि रबड़ ही प्रत्यास्थ होगा, क्योंकि ये खींचते रहते हैं, हम काम में लेते रहते हैं, इसलिए रबड़ होता है। असल में सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ क्वार्टज है, फिर स्टील है, फिर रबड़ है, तो यही क्रम सही है बिल्कुल इसका। इस तरह से प्रत्यास्थता का गुण है, इसमें क्वार्टर सबसे प्रत्यास्थ, स्टील उसके बाद और रबड़ उसके बाद प्रत्यास्थ होता है। पर स्टील आसानी से खींचता नहीं है, ध्यान रखना। कभी आप खींचने का प्रयास करो, चम्मच को खींच के बड़ा करने का प्रयास, ऐसा नहीं होगा। तो क्वार्टर्स असल में सिलिका का ही एक रूप है, सिलिका से बनने वाला है क्वार्टर्स। कांच वगैरह देखें आपने, बस उसी तरह से ये क्वार्टर्स बनता है। स्टील आपने देखा ही है, हाँ, आयरन, क्रोमियम और निकेल, इनका मिश्रण होता है ये स्टील, और रबड़ बताने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। और इस प्रकार ये प्रत्यास्थता हुई। अब देखो एक चीज और देखते हैं इसमें, घनत्व, घनत्व का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, घनत्व यदि बढ़ा दिया जाए किसी वस्तु का या किसी पदार्थ का, तो ध्यान देना जो चाल है ध्वनि की वो घट जाती है। घनत्व बढ़ने पर चाल घटेगी। घनत्व क्या होता है, यानी देखो कोई दो वस्तु है समान आकार की,
समान आकार की दो वस्तुएं हैं, एक में आधा किलो वजन है और एक में 2 किलो वजन है, इतनी बड़ी में। एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक लोहे का टुकड़ा है, बॉक्स है, बराबर है। इसमें क्या है, लकड़ी के अंदर जो कणों की, जो अणुओं की स्थिति है वो दूर दूर है, लेकिन इसके अंदर जो कण भरे हुए हैं बहुत पास पास भरे हुए हैं और इसका घनत्व क्या है, ज़्यादा है। तो जो घनत्व यदि ज़्यादा हो गया तो उसमें धीरे चलेगी ध्वनि, और घनत्व जिसका कम होगा उसमें तीव्र गति से चल सकती है ध्वनि। अब असल में ये देखना, ये तो अलग अलग चीज़ें ही अलग अलग हुई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये भी लोहा है और दूसरा भी लोहा है, इतना ही बड़ा, लेकिन यहाँ पर घनत्व इसका कम है, थोड़ा हल्का वाला लोहा था, यहाँ घनत्व ज़्यादा है, तो इसमें कम चलेगी, इसमें तेज चलेगी। ठीक है, तो घनत्व बढ़ने पर चाल घटती है, घनत्व घटने पर चाल बढ़ती है। तो ये घनत्व तक की बात हो गई हमारी। देखो अब एक दो चीज और देख लो, इसके साथ ही आपको याद होनी चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूं इसी में। एक तो है प्रतिबल। प्रतिबल का मतलब होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल, बल बटा क्षेत्रफल, एक तरह का दाब ही हो गया। तो किसी क्षेत्रफल पर लगाया गया बल प्रतिबल कहलाता है, और ये एक तरह का दाब ही है, प्रेशर ही होगा ये प्रतिबल। एक होता है विकृति। विकृति क्या होगा? विकृति होती है किसी पदार्थ को यदि खींचकर बड़ा किया जाए, मान लो ऐसे इसको खींचा और इसको बड़ा कर दिया गया, ये 4 सेंटीमीटर था और ये टोटल हो गया 6 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर और ज्यादा बढ़ गया खींच करके। अब इसमें क्या हो गई, पहले की तुलना में विकृति उत्पन्न हो गई। विकृति कितनी उत्पन्न हुई इसमें, देखो यहाँ इधर देखो कितना ज्यादा वृद्धि हुई इसकी लंबाई में, 2 सेंटीमीटर ज्यादा बढ़ा है। अब विकृति कितनी हुई इसमें ये पता लगाना है। तो विकृति क्या है, देखो किसी पदार्थ को खींचने पर या उसको प्रेशराइज करने पर उसके आकार में वृद्धि हो जाए कुछ, तो उसके अंदर क्या उत्पन्न हो गई, विकृति उत्पन्न हो जाती है, उसे विकृति कहते हैं। असल में विकृति को इस तरह से दर्शा सकते हो, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन L और बटा कैपिटल L। कैपिटल L का मतलब प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई, इस तरह से आप दर्शा सकते हो इस विकृति को। देखो यहाँ कितनी विकृति हुई है, ध्यान दो, लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ है, 4 था और लंबाई 2 सेंटीमीटर और बढ़ी है ना, 2 सेंटीमीटर परिवर्तन हुआ है। और पहले प्रारंभिक लंबाई कितनी थी इसकी, 4 सेंटीमीटर, काटो 1/2 आ गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कट गया, तो यहाँ पर विकृति कितनी आ गई, आधी। तो 4 की आधी यानी आधा गुना, एक तरह से कह सकते हो 1.5 गुना हो गई है, आधी और बढ़ गई है। एक तो थी 4 और फिर आधी और 2 और बढ़ गई। तो ये ध्यान रखना, विकृति आधी है, 1/2 है इसकी, और इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन राशि है ये, मात्रकहीन है, विमाहीन भी है, कोई विमा भी नहीं इसकी, विमाहीन और मात्रकहीन राशि। कई बार प्रश्न आता है निम्न में से कौन सी विमाहीन या मात्रकहीन राशि है, और ऑप्शन मिलेगा प्रतिबल, विकृति, क्षेत्रफल या फिर लंबाई या दूरी, ऐसे मिलेगा। तो विकृति हमेशा ध्यान रखना, मात्रकहीन और विमाहीन राशि, कोई मात्रक नहीं इसका कि 1/2 मीटर कह दो आप, नहीं ऐसा नहीं हुआ, आधी 1/2 ये सिर्फ 1/2 विकृति होगी इसकी। और अब देखो इसी के साथ इससे जुड़ा हुआ एक नियम देखो, हुक का नियम। हुक का नियम, हुक का नियम क्या है, हुक ने कहा कि यदि किसी वस्तु में इतना प्रतिबल लगाया जाए कि वो प्रत्यास्थ सीमा में रहे, यानी उस पर प्रतिबल लगाया जा रहा है, लेकिन इतना ही लगाओ कि वो प्रत्यास्थ सीमा में रहे। जैसे रबड़ है, रबड़ में प्रतिबल लगाया हमने, खींचा उसको, अब उसको इतना ही खींचो कि वो प्रत्यास्थ सीमा में रहे, ऐसा नहीं कि इतना खींच दो कि वापस वो पुनः आ ही ना पाए उस स्थिति तक। तो कंडीशन दे दी इन्होंने, एक कंडीशन क्या दी, किसी पदार्थ को प्रत्यास्थ सीमा तक, किसी पदार्थ पर प्रत्यास्थ सीमा तक प्रतिबल लगाया जाए तो उसके अंदर उत्पन्न होने वाली विकृति उस प्रतिबल के समानुपाती होती है। यानी प्रत्यास्थ सीमा के अंदर कोई भी प्रतिबल और विकृति जो होती है वो समानुपाती होती है। कंडीशन लगा के ध्यान रखना इसको कि प्रत्यास्थ सीमा के अंदर कोई विकृति जो उत्पन्न होगी वो प्रतिबल के समानुपाती ही होगी।
तो एग्जैक्ट हुक का नियम हो गया। अब एक ये देखो, यदि आपसे ये कहा जाए कि प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल और बटा विकृति है, तो ये क्या है? असल में प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात है, प्रतिबल बटा विकृति, इसे कहते हैं यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं? प्रतिबल बटा विकृति को कहते हैं यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। प्रतिबल बटा विकृति को कहते हैं यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। तो यहाँ देखना, प्रतिबल बल बटा क्षेत्रफल होता है, एक तरह से दाब है ये, और विकृति विमाहीन राशि है। विकृति का मतलब है लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है और पहले कितनी लंबाई थी उस पदार्थ की, दोनों का अनुपात विकृति आ जाएगी, विमाहीन राशि। हुक का नियम क्या कहता है? प्रत्यास्थता सीमा में प्रतिबल लगाया जाए तो विकृति के समानुपाती होता है। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक क्या कहता है? प्रतिबल और विकृति का अनुपात कर दो तो जो अनुपात है वो यंग का प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। यहाँ तक की बात आपके क्लियर हो जानी चाहिए। और एक बार में यदि क्लियर नहीं हुई है, ध्यान इधर उधर कहीं है, तो फिर दोबारा देख लेना, क्योंकि एक बार में कई लोगों के क्लियर नहीं होती है ना चीजें, क्योंकि पहली बार में तो ध्यान भी तो कई जगह होता है ना, पहली बार में सीरियसली नहीं लेते ना किसी चीज को। कई पहली बार देख रहे होंगे मुझे, तो वही सोच रहे होंगे चलने दो, थोड़ी देर देख के बंद कर देते हैं इसको। हाँ, कई ऐसे भी सोच लेते हैं, खैर कोई नहीं। तो यहाँ तक कि आपसे चर्चा हो गई प्रत्यास्थता तक की। अब देखो ध्वनि के कुछ पहलू देखते हैं, जैसे आयाम, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड, और दूसरी चीज देखेंगे आवृत्ति, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और एक थर्ड चीज जो देखेंगे वो देखेंगे हम आवर्तकाल। ठीक है, टाइम। और काल, काल जो है, काल टाइम ही होता है। काल का मतलब भूतकाल भविष्यकाल समय ही तो है, लेकिन यहाँ भूतकाल भविष्यकाल नहीं पढ़ेंगे हम, यहाँ टेंस नहीं पढ़ रहे इंग्लिश के, यहाँ आयाम बात करें। देखो आयाम क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है। यहाँ से एक ध्वनि तरंग गई, कोई तरंग गई, कोई भी तरंग गई मान लो, और ये तरंग इस तरह से जा रही है, संचरण करती हुई जा रही है। अब संचरण करती हुई जा रही है, ऐसे संचरण करती हुई जाएगी तो ध्यान देना, जब ये तरंग अपने मूल पथ, जो ये सीधा पथ है, इससे ऊपर नीचे जितना विचलित हो रही होगी, बल खाती हुई चलेगी सांप की तरफ, ये तरंग अपने मूल पथ से जितना विचलित होगी, यहां से यहां तक, तो यहां से और यहां तक की जो दूरी है ये होगी आयाम। देखो एक पेंडुलम की घड़ी है, पेंडुलम है, ये पेंडुलम हिलता है और कभी इधर जाता है और फिर यहां चला जाता है। तो अपने मूल बिंदु तो बीच का ये वाला है, मूल बिंदु 0, और मूल बिंदु से यहाँ A तक जाती है और फिर वापस आती है और यहाँ B तक जाती है। तो यहाँ 0 मूल बिंदु से और इस B बिंदु तक, या 0 से और A तक, ये जो दूरी है, इसका विचलन जो हो रहा है वो होगा आयाम। इसका आयाम कहलाएगा, यानी मूल बिंदु से जितनी दूर वो पेंडुलम हिलेगा वो आयाम है। वही बात तरंग में है, तरंग अपने मूल पथ से जितनी ऊपर नीचे जाएगी वो उसका आयाम होगा। ये ऊपर उठे हुए सरंग हैं, ये गर्त हैं इसकी, ये दो ऊपर उठे हुए सरंग मान लो, इनके बीच की यदि दूरी आप देखोगे ना, ये दूरी कहलाती है तरंग दैर्घ्य। इसकी चर्चा हम प्रकाश में कर चुके हैं, तरंग दैर्घ्य की चर्चा, ठीक है, विस्तृत रूप से वहां देख सकते हो तरंग दैर्घ्य को जाकर। यहाँ आयाम है, आवृत्ति क्या है, देखो दो चीज देखना। यहाँ देखो कोई तरंग चल रही है, 1 सेकंड में यहां से यहां तक 1 सेकंड में चल रही तरंग, और ये तरंग ऐसे चली, देखो कैसे चल रही है, ऐसे, ठीक है, 1 सेकंड में चली है। और दूसरी तरंग भी देखो, यहां से यहां तक 1 सेकंड में चली है, 1 सेकंड में चली, ये चली 1 सेकंड में। इसके अंदर देखो यहां से यहां तक 1 सेकंड है, और 1 सेकंड में इसके अंदर कंपन देखो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4, मान लो यहां तक गिनोगे तो 20 तो हो गए, बहुत ज्यादा कंपन है 1 सेकंड में। यहाँ देखो 1 सेकंड में कितने कंपन है, 1 2 3 कंपन है, सॉरी। तो ध्यान देना, 1 सेकंड में जितने कंपन होते हैं किसी ध्वनि तरंग में, 1 सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में होने वाले कंपन क्या कहलाते हैं? आवृत्ति कहलाते हैं।
और कंपन कितने ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी ज्यादा कंपन होंगे उसकी आवृत्ति उतनी ही ज्यादा होगी, जिसके कंपन कम होंगे उसकी आवृत्ति उतनी ही कम हो जाएगी। आवृत्ति ज्यादा होगी तो आवाज पतली होगी, आवृत्ति कम होगी तो आवाज थोड़ी भारी होगी। ये भी हम बात करेंगे, अभी हम पिच की बात करेंगे, जब पिच पतलापन और भारीपन आवाज का, तो ये आवृत्ति होगी। अब एक चीज और देखो, आवर्तकाल। आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या है? समय है, समय है। एक कंपन में लगा समय क्या कहलाएगा? आवर्तकाल कहलाएगा। समय देखना है हमें, तो समय किस में लगेगा? कंपन में। तो सीधी सी बात है कि एक कंपन में जितना समय लगता है वो आवर्तकाल कहलाता है। तो यहां तक की ये चर्चा हमारी ध्वनि की हो गई है। अब ध्वनि में हम आगे के इसके गुणों की चर्चा करेंगे, और गुणों में हम सारे परावर्तन अपवर्तन भी देखेंगे इसका, और इसके अलावा ध्वनि के जो अन्य गुण हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज वक्त इतना ही है, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में आपको ध्वनि के बाकी चीज़ें भी जो पार्ट्स बच गए हैं वो पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो आपने समय दिया अपना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।